हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जस्ट ब्रीफ देख लें। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो क्या, उसका डिफिनीशन क्या है। कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ये बताने के बाद ही क्लियर होगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसी डिटर्मिनेंट में एक टर्म मिलेगा माइनर एंड कोफैक्टर, जिसके बारे में कैलकुलेट करेंगे आज के लेक्चर में। फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू से ही रिलेटेड दो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो ये मैट्रिक्स है तो ऐसा नहीं है कि वापस मैट्रिक्स कहां से आ गया, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले सबको मैट्रिक्स डेफिनेट पता होना चाहिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड मैट्रिक्स के दो टाइप्स पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इन सब से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स का सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्टरी सेक्शन से ना। ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या होता है, हम डायरेक्ट डेफिनेशन अभी नहीं बता रहे हैं। पहले हम थोड़ा चलते हैं 10th क्लास में, जहां पे सब लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व, 3 वेरिएबल तो नहीं आया होगा, 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो वहां पे आते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरल कंसीडर करते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, जनरल ले रहे हैं। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। अगर यहां से दो अननोन x एंड y का वैल्यू अगर तुमसे फाइंड करने को कहा जाए, तो दोनों फाइंड करने के लिए हम बहुत सारे मेथड जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा याद हो तो तुम लोग एक और टर्म फाइंड करते होगे कि 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट द 2 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, और सब लोग इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखे होंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। तो अब अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो सकता है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो जब एक दूसरे के पैरेलल हो तो वहां पे नो सॉल्यूशन, मतलब यहां से x और y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दो लाइन हैं और दोनों एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, ये हम डिसाइड करने के लिए रेशियो पढ़े होंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। c1/c2 का भी यूज करते हैं, तो जस्ट अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखें, दिस इज a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जो टर्म मिल रहा है, ये टर्म कहीं ना कहीं x और y का कॉफिशिएंट है। x y का कॉफिशिएंट यहां a1b1, यहां पे x y का कॉफिशिएंट a2b2। तो अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम डिसाइड कर पाते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशन है, हम यहां से डिसाइड करते हैं। तो ये सोचो कि इससे एसोसिएटेड इस LHS में जो तुमको इक्वेशन दिख रहा है x और y के फॉर्मेट में, यहां से हमको 4 टर्म मिलते हैं, a1, a2, b1, b2। तो इन कॉफिशिएंट को लेकर के एक मैट्रिक्स क्रिएट होता है, जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। तो इस गिवन इक्वेशन में x और y के कॉफिशिएंट को यूज करके हम एक मैट्रिक्स यूज किए। तो ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चारों एलिमेंट को यूज करके फाइंड किया गया है। तो ये सोचो, ये एक डेफिनेट नंबर है, एक 1 नंबर को डिनोट करता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में
कोफिशिएंट को यूज करके यहां से एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिला। अगर उसी तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल लिखोगे तो एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, और हर वो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक डेफिनेट नंबर होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसी से एसोसिएटेड ये नंबर है क्योंकि ये चारों वैल्यू को इसमें यूज कर लिया गया है, और ये एक 1 नंबर को डिनोट करता है। इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे एक नंबर मिलेगा। तो अब यहां से हम समझ सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में कोफिशिएंट को यूज करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है तो वहां से 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट होगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन यूज करें तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल होंगे, तो यहां पे 3 इक्वेशन भी होंगे, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इट मींस यहां पे 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट होगा, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड अगेन एक नंबर एग्जिस्ट करता है, और वही नंबर उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है। तो ये समझो कि डिटरमिनेंट आखिर है क्या। डिटरमिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक डेफिनेट रियल नंबर होता है, और वो रियल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की तरह एक एरे नहीं है, डिटरमिनेंट एक रियल नंबर है, लेकिन वो रियल नंबर किससे एसोसिएट करता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है, जिसको हम फाइंड करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आखिर डिटरमिनेंट पढ़ते क्यों हैं, उसके लिए हम ये बता रहे थे कि डिटरमिनेंट पढ़ने से एक तो हम ये कोफिशिएंट, एक तो यहां से जो कोफिशिएंट फाइंड करके ये पता कर सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स यूज करके ये पता कर सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। उसके अलावा हम डिटरमिनेंट यूज करके बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, जिसमें हमको जो 12th में पढ़ना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल का एरिया हम डिटरमिनेंट का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रहा है, हम ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को यूज करके। तो डिटरमिनेंट एक समझ लो एक टेक्निक है जो मैथमेटिक्स में अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हमको समझना होगा। तो डिटरमिनेंट पढ़ते क्या हैं, क्यों है, ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन डिटरमिनेंट क्या होता है जस्ट अब उसके डिफिनीशन की बात करें तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एन एसोसिएटेड रियल नंबर एंड दैट रियल नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं डिफिनीशन, जस्ट लिख देते हैं। डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है और वो एक रियल नंबर होता है। जस्ट डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ए रियल नंबर एसोसिएटेड विथ a square matrix, associated with a square matrix is called determinant, value of that matrix, is determinant value of that matrix। अब उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लेट a matrix A is given like -1 2 3 4 0 1 3 9 3। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंडम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए। देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो DET पैरेंथेसिस ए ऐसा लिखते हैं। DET शॉर्ट डिटरमिनेंट के लिए है, दैट इज ऑल्सो रिटन लाइक डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको मॉडुलस ऑफ ए कभी प्रोनाउंस नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है मॉडुलस के सिंबल के साथ। डिटरमिनेंट में क्या करना है, एलिमेंट को हम जस्ट मॉडुलस के सिंबल की तरह, मॉडुलस के सिंबल के अंदर लिखते हैं, लेकिन मॉडुलस नहीं है ये, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर हम इसी को एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखें तो जितने भी एलिमेंट हैं, अब कुछ -1 2 3 4 0 1 3 9 3 इस तरह से, तो ये जो लिखा गया
ये एक डेफिनेट रियल नंबर को डिनोट करता है। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर नहीं होता क्योंकि डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर है और रियल नंबर एक है तो उसका ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका ऑर्डर होता है। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट के एसोसिएटेड मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो वो 3 होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। हम फाइंड कैसे करते हैं एसोसिएटेड रियल नंबर, हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो जस्ट ये समझ लो कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक डेफिनेट रियल नंबर होता है और वही रियल नंबर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट का। समटाइम्स हम इसको डेल से भी डिनोट करते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट के लिए समटाइम्स तुमको ये भी यूज होता दिखेगा, कभी किसी प्रॉब्लम्स में मिल सकता है। तो अब ये तो था डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन। तो अब हम एक एक करके फाइंड करेंगे कि जैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले हो सकता है कि 1 by 1 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो। 1 by 1 मतलब 1 रो और 1 कॉलम हो, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 by 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 by 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 2 by 2 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 1 by 1 देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है। ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। तो देखते हैं आप डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो इसके लिए सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं 1 ऑर्डर का। तो A इज इक्वल टू A11, एक ही एलिमेंट ही होता है। जैसे हम अगर 2 by 2 का लिखते हैं उसमें 4 एलिमेंट होता है, A11, A12, A21, A22 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 by 1 ऑर्डर का है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू A11। तो जो भी एक एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, तो वही एलिमेंट जस्ट उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाता है, उससे एसोसिएटेड रियल नंबर हो जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -2। ये माइंड में कुछ और नहीं आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन में जब पढ़े होगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी सिंबल है। लेकिन यहां पे एक मैट्रिक्स के लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ और है। ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है -2। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए जस्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो है वो मॉडुलस डिनोट नहीं करता। अगेन बता दें, अगर कई बार इसको मॉडुलस यूज कर लो तो ये इक्वल टू 2 लिख दोगे तो ये इक्वल टू 2 नहीं होगा। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है जो मॉडुलस की तरह होता है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। तो अगर 1 by 1 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें एक ही एलिमेंट होंगे और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो वो सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है वही होगा। तो यहां पे सिंगल एलिमेंट -2 था तो वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी हो गया। तो 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर, 2 ऑर्डर। अगर कोई 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहा तो उसको हम वहां से कैसे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें, A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं। आता होगा सबको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में A11, A12, A21 एंड A22। तो अब अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A लिखना है तो जस्ट अब जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है अब वो एक वर्टिकल लाइन की तरह यूज होगा। जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है A11, A12, A21, A22। अब इससे एसोसिएटेड रियल नंबर कैसे फाइंड करना है, तो जस्ट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 टर्म माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 टर्म, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 टर्म A11 into A22 माइनस A21 into A12। सिंपल।
जस्ट एक एग्जांपल से रैंडम ले रहे हैं, अगर a इज इक्वल टू लिखें -1 2 6 एंड 4, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना हो तो दैट विल बी -1 2 6 4। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म, इट मींस -4 -1 इंटू -4 एक्सपांड करके भी लिख रहा है, -1 इंटू 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 2, तो दिस इज -4 -12 इज इक्वल टू -16। तो ये जो -16 मिला इस 2/2 ऑर्डर का, जो यहां पे हम यूज किए हैं 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू है। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लो, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। तो हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिस 2/2 ऑर्डर का कुछ मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखें, आगे तो क्या करें, इन दोनों के प्रोडक्ट में से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म, तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मींस माइनस माइनस प्लस होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड में देखते हैं, अगेन दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। So then x minus 1 into this one, just this is in the format of xq minus 1, xq minus 1 just using formula aq minus bq, a minus b into a square plus ab plus b square, so that can be written as xq minus 1 minus x cube, so that is equal to -1, find कर सकते हैं। Now next one, this is again this product minus this product, so 1 minus log b to the base a and log a to the base b। तो अगर ये प्रॉपर्टीज याद हो, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस लॉग b टू द बेस a डिवाइडेड बाय, अगर यहां से log a टू द बेस b है, अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो दैट कैन बी रिटन एज log b टू द बेस a, और ये कैंसिल होके 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल है कि 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स रहेगा उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो डायरेक्ट हम रूल नहीं बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या है ये कोफैक्टर, ये तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तभी बता पाएंगे कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है हम देखेंगे, ये सब लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट ये क्वेश्चन था। तो अब हम बात करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। हम मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ डिटर्मिनेंट के हेल्प से करते हैं, इसलिए ये डिटर्मिनेंट में हमको पढ़ना है। तो पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर माइनर और कोफैक्टर के बारे में समझते हैं, फिर जनरल डेफिनेशन फार्मूला हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A13, जनरल कंसीडर कर रहे हैं, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो अगर इन 9 एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट का माइनर चाहिए, सबसे पहले हम माइनर के बारे में बात करेंगे। तो माइनर किसी मैट्रिक्स का कैलकुलेट नहीं होता, माइनर किसी मैट्रिक्स के एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कैलकुलेट होता है। मतलब यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं, तो वो 9 एलिमेंट्स के अलग अलग माइनर्स होंगे। तो हम एक एलिमेंट का माइनर कैसे पता करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड करना हो, किसी भी एलिमेंट का, तो वो जो भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट करके जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनर होगा। तो पहले हम जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं और हम इनमें से कुछ एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना सीखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले, माइनर ऑफ एन एलिमेंट,
minor of an element Aij of a matrix is Mij. जस्ट माइनर किसी भी एलिमेंट का है, तो ये एलिमेंट है Aij, इट मींस दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। अगर इस एलिमेंट का माइनर लिखना है तो हम डिनोट करते हैं Mij, वेयर m रिप्रेजेंट द माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। तो अब ये माइनर क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट obtained, the value of determinant obtained by eliminating ith row and jth column। तो किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर चाहिए तो वो एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर देना है, और एलिमिनेट करने के बाद जो डिटरमिनेंट मिलेगा वही डिटरमिनेंट वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर होता है। एग्जांपल से देखते हैं, तो यहां पे ए मैट्रिक्स में हम बात करते हैं, रैंडम एलिमेंट लेते हैं, इस A12 का माइनर फाइंड करते हैं। तो अगर हम लिखें माइनर ऑफ A12, तो माइनर ऑफ A12 दैट विल बी M12। तो अब ये किसके इक्वल होगा, तो अब A12 का माइनर क्या होगा वो जानना है, तो क्या करना है ये सुनो। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, तो दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं A12 जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर दो। तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दें, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये चार एलिमेंट बचेंगे A21, A23, A31 एंड A33। तो ये जिस ऑर्डर में है, जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं, उन्हीं सीक्वेंस से एक डिटरमिनेंट बनाना है। तो ये चार बच जाएंगे, इसको एलिमिनेट करने के बाद A21, A23, A31 एंड A33। तो A21, A23, A31 एंड A33। तो यहां से एक डिटरमिनेंट मिला और इसका वैल्यू सब लोग जानते हो, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, दैट इज A21 A33 माइनस A31 A23। तो ये माइनर मिल गया। किसी भी एलिमेंट का माइनर जानना है तो जिस भी एलिमेंट का तुम माइनर फाइंड कर रहे हो वो उसके रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, और उसके बाद जो भी डिटरमिनेंट मिला उसी का वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। जैसे यहां पे A12 का माइनर दिखा, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट था, उसको एलिमिनेट किए तो ये चार एलिमेंट बचे, A21, A23, A31 एंड A33। इन चारों से एक डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट हुआ और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू इस A12 एलिमेंट का माइनर होगा। तो अब रैंडमली तुम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहो, जैसे अगर हम A31 का A32 का माइनर लिखें, इट मींस M32, A32 का माइनर, तो A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, तो उसको एलिमिनेट कर दें, सेकंड कॉलम थर्ड रो एलिमिनेट कर दें, A11, A13, A21, A23 बचेगा A11, A13, A21 एंड A23। इट मींस ये और ये एलिमिनेट करने के बाद ये दोनों और ये दोनों बच गया। अब इसका वैल्यू तो सिंपल, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, A11 A23 माइनस A21 A13। तो ये रहा A32 का माइनर M32। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अब देखते हैं माइनर फाइंड करने के बाद हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है एग्जैक्टली कोफैक्टर और माइनर में। तो कोफैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो माइनर तो हम समझ लिए वो क्या होगा, एंड cofactor of any element, cofactor of any element Aij is equal to Cij. C represent the cofactor, that is what, so minus 1 to the power I plus j into minor of that element। तो ये सोच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर का माइनर के साथ क्या रिलेशन होता है।
तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो aij का अगर कोफैक्टर चाहिए तो वो क्या होगा, -1 टू द पावर i प्लस जे इनटू द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमको माइनर फाइंड करने आ गया है, जस्ट उस माइनर में -1 टू द पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर लेना है। और ये i और j क्या है, मतलब जिस भी एलिमेंट का तुम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो वो एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो i और j का वैल्यू है। तो i प्लस जे -1 के पावर में कर देना है और उसके बाद माइनर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कोफैक्टर मिल जाएगा। हम एग्जांपल से देखेंगे भी कि नंबर ऑफ मतलब एक मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना, तो जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम अगर इसी में देखें a12 का माइनर m12 मिला, तो अब हम a12 का कोफैक्टर फाइंड करें तो c12 होगा, और c12 के लिए क्या करेंगे, माइनर में हम -1 टू द पावर 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा। सिंपल अगर हम यहां पे लिखें कोफैक्टर ऑफ a12 दैट इज इक्वल टू c12 इज -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू m12, तो -1 to the power 1 plus 2 is odd, so definitely -1 to the power what is odd is -1, it means minus into m12, just ये नंबर लिख दें a21 a33 minus a31 a23। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो कोफैक्टर और माइनर में एक और सिंपल रिलेशन हम बताते हैं, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे, जरूर नोट डाउन कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर के हेल्प से ही हम थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अब देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर में एक और क्या रिलेशन हमको मिलता है। अब जैसे सपोज हम लोग के पास मिल चुका है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। ये कोफैक्टर और माइनर के बीच का रिलेशन है। अब इसमें अगर हम i प्लस जे की बात करें, इफ i प्लस जे इज इवन, अगर i प्लस जे इवन हो तो -1 टू द पावर इवन इज ऑलवेज +1, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं देन Cij इज इक्वल टू Mij। अगर i प्लस जे इट मीन्स कोई भी एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का समेशन अगर इवन होगा तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल होगा। एंड इफ i प्लस जे इज ऑड, और अगर i प्लस जे ऑड होगा देन कोफैक्टर Cij इज इक्वल टू, तो i प्लस जे ऑड हो तो सोचो -1 टू द पावर ऑड इज ऑलवेज -1, इट मींस -1 इनटू माइनर, तो कोफैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द माइनर। तो अगर किसी भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर दोगे, और एलिमिनेट करने के बाद जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो डिटरमिनेंट वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर होगा। और अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो किसी भी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर में क्या करना है, सबसे पहले देख लो कि जिस एलिमेंट का तुम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उस रो और कॉलम का नंबर का समेशन, रो नंबर एंड कॉलम नंबर का समेशन अगर इवन है तो कोफैक्टर सेम माइनर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कोफैक्टर इट मींस i प्लस जे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का समेशन अगर ऑड है तो उस केस में कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ द माइनर हो जाएगा। तो कोफैक्टर और माइनर तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोफैक्टर के हेल्प से ही हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू सीखेंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल के थ्रू माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना सीख लेंगे। तो ये रिलेशन सब लोग लिख लोगे। अब ये लिखने के बाद हम जो अभी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखे तो उसको एक बार फिर से हाईलाइट करते हैं। A11 सपोज A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 एंड A33। तुम ये समझ सकते हो कि यहां पे जो एलिमेंट के सफिक्स में होता है नंबर, उसका फर्स्ट डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम को। तो इट मींस यहां पे i प्लस जे का समेशन इवन होगा। तो i प्लस जे का समेशन इवन होगा तो डेफिनेट है इसके करस्पॉन्डिंग जस्ट हम लिख रहे हैं इवन है। इट मींस यहां पे प्लस लिख रहे हैं, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, जस्ट -1 टू द पावर 1 प्लस 1, इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है हम बस वो लिख रहे हैं यहां पे। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 1 होगा। फिर यहां पे i प्लस जे का समेशन ऑड है तो ये माइनस होगा, फिर -1 होगा, फिर यहां पे 1 एंड 3 का समेशन इवन होगा तो प्लस, फिर यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट करके तुम याद रख सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तुमको डायग्राम, सॉरी, ये जो तुमको दिख रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लस और माइनस जहां पे लिखा हुआ है वो क्या, किस के बारे में है, तो ये समझो। प्लस जहां भी लिखा हुआ है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पोजीशन का माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, और जहां पे माइनस लिखा हुआ है ये समझ लो कि वहां का कोफैक्टर निगेटिव ऑफ द माइनर के इक्वल होगा। तो जस्ट हियर प्लस shows that cofactor is equal to minor, and minus shows that cofactor is equal to minus, it means negative of the minor। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखो क्योंकि 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में इसका हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ये याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट वैल्यू, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हम फाइंड करना सीख चुके हैं, 3 ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये प्लस और माइनस हम कैसे लिखे हैं उसके बारे में सबको फिर से बता दें। तो प्लस का मतलब है कि यहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का समेशन इवन है तो -1 टू द पावर इवन इज ऑलवेज प्लस। तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वहां का जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर माइनर के इक्वल होगा, और माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है वहां का कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ द माइनर के इक्वल होगा। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाए कि कोफैक्टर हम कैसे किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। ये सब लोग डेफिनेटली नोट डाउन कर लो। तो इस गिवन मैट्रिक्स में हमको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो किसका फाइंड करना है? ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम का। तो सेकंड कॉलम दिख रहा होगा 2, 5 एंड 7 है। तो 2, 5 एंड 7 तीनों का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके, इस 2 के माइनर की। तो ना माइनर ऑफ, तो ये जो 2 है वो किस पोजीशन पे है? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। इट मींस माइनर ऑफ 1 A12, A12 इट मींस ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो ये एलिमेंट के लिए है। तो A12 का माइनर M12 होगा। तो ये किसके इक्वल होगा? तो ध्यान रखना है ये एलिमेंट 2 जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट हो उसको एलिमिनेट कर दें। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो एक 1 3 बच जाएगा और यहां 0 1 बच जाएगा। तो इट मींस हम लिख सकते हैं यहां से डिटर्मिनेंट होगा तो दैट इज 1 3 0 1, 1 3 0 1। अब सिंपल सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना हम जानते हैं। तो दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, तो 1 माइनस 0 इंटू 3 0 इज इक्वल टू 1। तो A12 का माइनर मिल गया। एंड अगर हम इसी का कोफैक्टर फाइंड करें एंड करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू, तो A12 दिख रहा होगा 1 और 2 का समेशन, इट मींस -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो -1 टू द पावर ऑड, तो -1 टू द पावर ऑड इट मींस माइनस लगेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे m माइनस M12, दिस इज इक्वल टू -1। उसी तरह अगर हम इस 5 का माइनर फाइंड करें तो ना माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, देन माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22। तो इसके लिए क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 3 6 1, 0 3 6 1। now this product it means 0 minus this product 18 is equal to -18। तो ये मिल गया माइनर ऑफ A22
-18। अब अगर हम इसके कोफैक्टर इट मीन C22 की बात करें तो C22 में दिख रहा होगा 2 का समेशन इवन है, इट मींस डिफिनिट है, कोफैक्टर माइनर के इक्वल होगा, तो C22 इज इक्वल टू M22 इज -18। उसी तरह अगर 7 का फाइंड करना है माइनर, तो ना माइनर ऑफ दिस इज इन थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो A32, तो दैट इज M32। Then the value of determinant obtained by eliminating third row and second column. Now eliminate this row and this column. Remaining elements are 0, 1, 6, 0, 0, 1, 6, 0. So then this product 0 minus this product 6 into 1, 6. That is -6. So then minor is -6. Now cofactor C32. C32 definitely 3 and 2 summation is equal to odd, then definitely cofactor is minus of the minor, that is equal to 6। तो यहां से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी का यूज करके जो हम 3 ऑर्डर में माइनर कोफैक्टर फाइंड करना सीख लिए, तो मेन 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने में एलिमेंट के कोफैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो अब हम फाइंड करना सीखते हैं 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू। तो देखते हैं ना, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of a square matrix of order 3। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक 3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो लेट A is equal to Aij of order 3/3, then in expanded format this can be written as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। अब अगर किसी भी 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है तो वो क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू, पहले हम जनरल लिख रहे हैं क्योंकि हम डिटरमिनेंट वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का हम बहुत सारे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वो जनरल क्या है ये देखो, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कॉलम का, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम विथ देयर corresponding cofactor, तो समझते हैं इसका मीनिंग, एक एक वर्ड को समझना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं बस, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू चाहते हैं तो हम कोई भी एक रो या एक कॉलम चूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो सम ऑफ किसका सम, तो प्रोडक्ट ऑफ, तो किन 2 टर्म का प्रोडक्ट, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट विद देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो बात करते हैं, अगर हम इसमें फर्स्ट रो को अभी कंसीडर करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं ना, एक्सपैंडिंग, अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वहां से डिटरमिनेंट वैल्यू जो मिलता है उसको हम बोलते हैं दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। तो इट मींस एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, वहां से जो डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा वो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट है A11, फिर A12 और A13,
तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग A11 का कोफैक्टर C11 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, A12 का कोफैक्टर C12 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, A13 का कोफैक्टर C13 मल्टीप्लाई कर देना है और इन सबको ऐड कर देना है। तो यही A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। तो ऑलरेडी मैट्रिक्स गिवन है, तो इस सारे एलिमेंट A11, A12, A13 मिल जाएंगे और कोफैक्टर हम फाइंड करना सीख चुके हैं, तो हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर चाहो कि किसी का मन है कि वो इसको एक्सपैंड करो सेकंड कॉलम के लॉन्ग, रैंडम, तुम इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। मतलब हम 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 6 वेज में फाइंड कर सकते हैं। एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसका मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। एक्सपैंडिंग अलोंग सेकंड रो, इट मींस सेकंड रो के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। और अगर हम बात करें एक्सपैंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, तो इट मींस थर्ड कॉलम के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो हम यहां पे एक और पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग थर्ड कॉलम। नाउ द एक्सपैंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम मान लो, ठीक है, एक्सपैंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो अगर हम थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, तो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है A13, A23 एंड A33, तो इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ A दैट विल बी A13, A23, A33। A एलिमेंट है, अब एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो A13 को इसी के कोफैक्टर C13 से मल्टीप्लाई करेंगे, A23 को इसी के कोफैक्टर C23 से मल्टीप्लाई करेंगे और A33 को इसी के कोफैक्टर C33 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सब को फाइंड करके जो भी वैल्यू मिलेगा वो A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। कई बार यहां से एक और बात माइंड में आ रहा होगा, हो सके तो, कि अगर हम अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, तो सारे स्टूडेंट एक तरह से तो नहीं सोचेंगे। हो सकता है कोई फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हो, सेकंड रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, या फिर कोई कॉलम के लॉन्ग कर रहा हो। तो तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग करो, डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसी के मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होगा। तो हम शुरुआत में अगर फाइंड करेंगे तो भले थोड़ा लगेगा कि मिस्टेक होने के चांसेस है, कोफैक्टर फाइंड करके मल्टीप्लाई कैसे करें, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जब तुम कुछ क्वेश्चंस का कुछ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि एक डिटरमिनेंट दिया रहेगा 3 ऑर्डर का, डिटरमिनेंट का तो खैर ऑर्डर नहीं होता, एक मैट्रिक्स होगा 3 ऑर्डर का, उसको हम रैंडमली किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके तुमको दिखाएंगे कि डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा सेम रहता है। तो ये जस्ट ये लिख लो, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब फाइंड करते हैं इस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, और इसमें फाइंड करने को क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करना है। तो हम कभी भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, तो अभी हम कुछ देर पहले एक माइनर और कोफैक्टर में जस्ट रिलेशन बता करके कुछ इस तरह हम लोग साइन मेंशन किए, और जहां भी प्लस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोफैक्टर उस पोजीशन का माइनर के इक्वल होगा, और जहां भी माइनस है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ द माइनर के इक्वल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका क्या यूज करने वाले हैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन में। इसके बिना भी तुम कर सकते हो, लेकिन ये यूज करने से 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि आखिर इसका क्या यूज है। सबसे पहले एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो। एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो का मतलब है कि जस्ट हम सेकंड रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और वहां से डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लिखें, तो सेकंड रो के एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस करेस्पॉन्डिंग टू द सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट मींस A21, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब
इसी एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसके बाद जस्ट हम सारे वैल्यू a21, तो अब ध्यान देना इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो a21 इट मीन सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो ये जो 2 है यहां से हम देखेंगे कि यहां पे साइन क्या है, तो हम इस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस इंटू 2 दैट इज -2। ये मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि यहां पे जो हम C21 लिखे हैं वो C21 के बजाय अब M21 हो जाएगा। जस्ट वो माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। M21, तो M21 के लिए क्या करना है, जस्ट अब इसके माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफैक्टर से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो माइनस है वो कहीं ना कहीं माइनस है, वो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ द माइनर के लिए है। तो ये माइनस ऑलरेडी आ चुका, तो अब हम इसका माइनर फाइंड करें। तो माइनर के लिए क्या करना है, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करके क्या बचेगा, 6 1 -2 -3, तो लिखते हैं 6 1 -2 -3, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आते हैं a22, इट मींस आगे बढ़ते हैं, ये 1, तो यहां पे साइन है प्लस, तो कुछ नहीं करेंगे, +1 ही लिखेंगे। डिटरमिनेंट तो कौन सा, तो इसको एलिमिनेट करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो -1 4 -2 -3, -1 4 -2 -3, a23 इट मींस ये एलिमेंट 1 यहां पे माइनस है, तो हम यहां पे -1 लिखेंगे। अब यहां से जो डिटरमिनेंट आएगा सेकंड रो थर्ड को एलिमिनेट करके, -1 4 6 1 -1 4 6 1, और बस इसको इजीली सॉल्व करना है। देखते हैं, -2 इंटू this product -18 minus of this product, तो minus of this product is -2, तो minus of -2 is +2, plus this product that is 3 minus of this product, तो minus of -8 +8 it means 3 + 8, फिर उसके बाद minus of this product -1 minus this product, तो -24। तो अब सॉल्व करें, -18 + 2 -16 into -2 32 plus 8 + 3 11 -25 into minus that is +25 that will be 68। तो यहां से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे 68 आया। तुम किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग करो, तुम अपनी मर्जी से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगा। अब देखते हैं थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे क्या आता है। सब लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करो, देखो सेम आता है कि नहीं आता। अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के लिए जस्ट अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट अगर हम बात करें, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो a13, this corresponds to second row third column and this is from third row third column। अब इसी के कोफैक्टर C13 C23 C33 जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं यहां से। ये -2 है, तो -2 यहां पे देखें साइन प्लस है, कुछ नहीं करेंगे, -2 रहने देंगे। फिर यहां से जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये -2 जिस रो और कॉलम में है एलिमिनेट कर दो, तो मिलेगा 2 4 1 1 2 4 1 1 प्लस। अब यहां से इसके लॉन्ग कर रहे हैं, तो ये 1 यहां पे माइनस है, तो ये -1 हो जाएगा, और यहां से डिटरमिनेंट, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करें तो बचेगा -1 4 6 1 -1 4 6 1, दिस इज -1 4 6 1। फिर इसके बाद A33 इट मींस यहां से एलिमेंट ये वाला है -3, तो -3 यहां पे क्या है प्लस, तो इट मींस ये -3 ही रहने देंगे। अब जो डिटरमिनेंट मिलेगा दिस रो और दिस कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद -1 2 दिस 6 1 -1 2 6 1। अब देखते हैं सिंपल मल्टीप्लाई करके, -2 into this product 2 minus of this product -4 minus into this product -1 minus of this product -24, then -3 into this product -1 this minus of this product -12, so that is 2 - 4 -2 into -2 4, now plus 25 plus 39 29 plus 39 68। तो यहां से तुमको दिख रहा होगा थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड किए, और इसके प्रीवियस केस में हम सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड किए, डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आया। तो यहां से जस्ट वेरीफाई भी हो गया कि किसी भी
मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना है तो कोई भी एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट कर लो और उसकी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये फ्री हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो अगर तुमसे फाइंड करने को कहा जाए तो हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को सिंपल करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे उसके बारे में भी सुनो। अब जैसे मान लो, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लो यहां पे एक मेरे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो फाइंड करने को दिया गया है और वो डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ इस तरह से है, ऐसा। तो अब अगर मेंशन नहीं है कि किस रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करके फाइंड करना है, तो अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो -1 इंटू दियर कोफैक्टर प्लस 6 इंटू दियर कोफैक्टर प्लस -2 इंटू दियर कोफैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो कि हम अगर थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे -2 इंटू दियर कोफैक्टर करें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 इंटू दियर कोफैक्टर हमको मिला, फिर 0 इंटू दियर कोफैक्टर तो 0 ही रहेगा और 0 इंटू दियर कोफैक्टर 0 रहेगा। तो हम अगर थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो केवल एक एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर लेने से डिटर्मिनेंट वैल्यू इजीली मिल जाएगा। इसका मीनिंग है कि अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इजी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि उस रो और कॉलम के लॉन्ग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होने से मल्टीप्लिकेशन बहुत कम करना पड़ेगा और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए नोट करके सब लोग लिख लोगे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू अभी हम क्वेश्चन फाइंड किए थे उसमें वी विल प्रेफर टू एक्सपैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही जो हम बोल रहे हैं कि प्रेफर टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम इन विच नंबर ऑफ जीरो इज ग्रेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आगे पढ़ेंगे, इसमें इसी का बहुत इंपॉर्टेंस है। केवल क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब नहीं रखना है, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझते जाना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू यहां से फाइंड करना सीखे तो हम अब इजीली कैसे फाइंड करना सीखेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़े। उसके आगे अभी बहुत सारी टेक्निक है जो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। वी विल प्रेफर टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट along that row or column in which number of zeros is greater, in which number of zero are greater। तो हमको अब डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने आ गया। तो अब इसी डिटर्मिनेंट वैल्यू से रिलेटेड मैट्रिक्स का दो टाइप है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। टाइप है मैट्रिक्स का लेकिन वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। कैसे समझते हैं? दो टाइप, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होगा उसके बारे में। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो वो सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर होगा। बहुत ही सिंपल। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पे बेसिक क्वेश्चन भी देख लेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर if determinant of A is equal to 0 and non-singular if determinant of A is not equal to 0। तो जस्ट किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर नॉन सिंगुलर का मतलब है, सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा, नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा। हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट ये डेफिनेशन लिख लो। देखते हैं सिंपल क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A सिंगुलर। मतलब x का वैल्यू क्या रखें कि A मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए।
तो ए मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 होगा। तो हम जस्ट लिख देते हैं इफ ए इज सिंगुलर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 0, देन जस्ट वी विल राइट दिस मैट्रिक्स एज डिटर्मिनेंट 1 plus x 3 minus x 7 8 equal to 0. Now just expand this product 8 into 1 plus x minus of this product 7 into 3 minus x is equal to 0. Simple solve करेंगे 8 plus 8x minus 21 plus 7x is equal to 0. Then 15x is equal to 15x is equal to just 13. It means x is equal to 13 by 5. ये मिल जाएगा। जस्ट एक बार चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हो। 8 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7 इंटू 3 माइनस एक्स, तो 8 प्लस 8x माइनस 21 प्लस 7x, इट मीन्स 15x नाउ। सही है। तो यहां से ये समझ लो कि x का वैल्यू अगर हम 13/15 रखें तो ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन से देख लेते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड नहीं है, उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू को लेकर के। क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू इवैल्यूएट दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव दैट दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू लाइज बिटवीन इंटरवल 2 to 4। मतलब 2 to 4 के बीच में ही ये डिटर्मिनेंट वैल्यू रहेगा। वो तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम फ्री हैं किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग करने के लिए। हम बात किए हैं कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर हो उसके लॉन्ग एक्सपेंड करना प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं है तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो जस्ट सिंपल हम फर्स्ट रो के लॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जस्ट लिख रहे हैं एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। उसके बाद हम सेकंड केस का देखेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें तो जस्ट हमेशा ये माइंड में रखो, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर तुमको पता है तो जस्ट अपने माइंड में रखो और डायरेक्ट करते चले जाओ ना। तो फर्स्ट रो 1 है तो यहां पे प्लस है, तो जस्ट 1 into। तो अब हम डिटर्मिनेंट भी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट करने का टेक्निक बता रहे हैं। 1 into, तो ये 1 जिस रो और कॉलम में है, फिर वहां से दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो 1 माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मींस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम। अब फिर साइन थीटा, तो यहां पे माइनस है तो हम यहां क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा इनटू, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये साइन थीटा जिस रो और कॉलम में एलिमिनेट करो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा इंटू 1, दैट इज माइनस साइन थीटा, फिर माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, इट मींस प्लस साइन थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा। फिर आते ये प्लस है तो इट मींस प्लस 1, फिर ये क्या आएगा, तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट माइनस 1, इट मींस प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करें तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है और ये तो जीरो हो जाएगा, इट मींस फाइनली दैट इज 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब ये वैल्यू हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए 11th के ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए और कुछ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये कैसे प्रूफ करेंगे कि डेल्टा इट मींस डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि जो साइन थीटा का रेंज होता है वो हमेशा -1 to 1 के लिए होता है। साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। तो if sin theta lies between this interval, then definitely sin square theta lies between 0 and 1। ये तुम समझ सकते हो। ऐसा नहीं बोलोगे कि स्क्वायरिंग ऑल द टर्म्स, स्क्वायरिंग ऑल द टर्म्स से स्टेप नहीं आया है, ये लॉजिकली समझो। अगर sin थीटा -1 और 1 के बीच में है तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू अगर करें तो मैक्सिमम वैल्यू इन sin थीटा का 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 रहेगा, तो वो sin स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में रहेगा। फिर अगर बात करें, पता करना है कि ये किस इंटरवल में है, तो साइन स्क्वायर थीटा से जस्ट इसकी तरफ हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो देखना। हम 1 इन तीनों में ऐड करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 1 and 2, तीनों में 1 ऐड कर दिए। फिर अब तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2
लेस देन और इक्वल टू जस्ट 2 into 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 4, और ये जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, डेल का वैल्यू, इट मींस दिस डेल लाइज बिटवीन 2 and 4। ये इजीली प्रूफ हो गया। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट यूज है, डोमेन मतलब रेंज पता हो, साइन थीटा का सबको पता ही होना चाहिए। तुम 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, 12th का भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो ये आसान होता है उसका रेंज का यूज करके, इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये प्रूफ करना। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मीनिंग समझते हैं। इसका ये मीनिंग है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करके फाइंड करेंगे, तो फाइंड जब करेंगे तो लास्ट में जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें थीटा होगा ही नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, और थीटा पे डिपेंड नहीं करने का मतलब लास्ट में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें थीटा दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये तो फाइंड करने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं इसको फाइंड करके। तो एक्सपेंडिंग अलोंग अगेन फर्स्ट रो करते हैं, रैंडम क्योंकि कहीं पे भी जीरो नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें। नाउ दैट इज प्लस माइनस प्लस, ये आप सब याद रखोगे। तो प्लस माइनस प्लस, तो x है, तो x इनटू जस्ट ये और ये एलिमिनेट करें, तो दिस प्रोडक्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्रोडक्ट माइनस 1। फिर ये माइनस होता है तो ये माइनस साइन थीटा इनटू, तो ना इसके बाद ये और ये एलिमिनेट करें, तो दिस प्रोडक्ट माइनस एक्स साइन थीटा एंड दिस प्रोडक्ट तो माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद ये तो प्लस माइनस प्लस ये होता है, तो प्लस कॉस थीटा इनटू, तो ये और ये एलिमिनेट करें, तो दिस प्रोडक्ट दैट इज माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स कॉस थीटा दैट इज प्लस एक्स कॉस थीटा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। दैट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा that is plus sin theta cos theta minus sin theta cos theta plus x cos square theta। तो यहां से माइनस साइन थीटा cos theta एंड प्लस साइन थीटा cos theta कैंसिल। फिर उसके बाद माइनस एक्स क्यू एज इट इज छोड़ दे रहा है, फिर माइनस एक्स प्लस ये x साइन स्क्वायर थीटा और x cos स्क्वायर थीटा में x कॉमन ले, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, x रह जाएगा, और x और x माइनस x कैंसिल, तो ये बच जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या देखें कि माइनस एक्स क्यू आया, इसमें थीटा तो आया ही नहीं, तो इट मींस हम बोल सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये था जस्ट इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स। तो अब तुम डिटर्मिनेंट वैल्यू को सिंपल इवैल्यूएट करने से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। अब इसके बाद के सेक्शन, इट मींस इसके बाद के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू का प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे है मतलब उसका यूज क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम बात करेंगे। तो अभी जस्ट इवैल्यूएशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एकदम फ्री हो जाना चाहिए हैंड तुम्हारा, कि ऐसा नहीं कि फंस जाए किस रो और किस कॉलम के अलोंग करें, कैसे फाइंड करते हैं, वो कंप्लीटली इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम कि तुम इजीली डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर सको और मिस्टेक ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।